हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि अभी मैं आप सभी को सीजी व्यापम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको टॉपिक वाइज कवर करवा रही हूँ, है ना। तो फ्रेंड्स, किसी बच्चे का कमेंट आया था कि जो मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, तो अगर पहले कभी भी मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम हुआ होगा तो उसका क्वेश्चन पेपर कराया करके। तो मैं सर्च करी तो मुझे मंडी निरीक्षक का क्वेश्चन पेपर तो नहीं मिला, लेकिन मार्कफेड डिपार्टमेंट में एक एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट मैनेजर का, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन पेपर मिला है। और ये जैसा कि मार्कफेड डिपार्टमेंट, इसका फुल फॉर्म क्या है हिंदी में, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, है ना। और अभी जो मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है वो भी कौन से डिपार्टमेंट का है, ये भी जो विपणन संघ है ना, विपणन जो बोर्ड है, कहने का मतलब मार्केटिंग वाला जो डिपार्टमेंट है उसी का ही पेपर है। और साथ ही अगर हम इसका भी सिलेबस देखें तो थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो इसमें जो भी सिलेबस आप सभी के सिलेबस के जैसा है, मीन्स मंडी निरीक्षक के सिलेबस के जैसा है, उसके जो क्वेश्चंस है वो मैं आप सभी को कवर करवाने वाली हूँ इस क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। तो जैसा कि अभी आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है, यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, वो बिल्कुल आउटर है सिलेबस के, तो वो सब मैं कवर नहीं करूँगी क्योंकि वह आप सभी के काम का नहीं होगा। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को जो हिंदी लैंग्वेज का इसमें क्वेश्चंस पूछा गया है, अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सबको कवर करवाने वाली हूँ। और इसमें जो नंबरिंग है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि मंडी निरीक्षक का जो सिलेबस दिया हुआ है इस बार व्यापम का, वो आरआई और पटवारी का जो सिलेबस है सेम वही सिलेबस दे दिया गया है, ठीक है। कुछ बच्चे कमेंट करे थे कि कृषि का क्वेश्चन पेपर भी कराए, तो देखिए कृषि जो है अलग से इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, है ना। जो आप सभी भी जो है पटवारी और आरआई के एग्ज़ाम के लिए जो भी पढ़ते हैं वही सब भी इसी के लिए पढ़ना है। सिर्फ ये जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा अप रहेगा क्योंकि ऑफिसर लेवल का है ना। तो इसके लिए आप सभी को थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सभी जो है सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे, है ना। सिलेबस से बाहर का मत पढ़िएगा क्योंकि सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हमें लगता ज़रूर है कि कहीं सिलेबस से बाहर तो नहीं पूछ दिया, लेकिन क्वेश्चन जो है वो डीप में जा कर के पूछा रहता है। तो इसमें का आज मैं हिंदी का जो क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी लैंग्वेज के, वो क्वेश्चंस कवर करवा दे रही हूँ क्योंकि आप सभी के सिलेबस से ये मैच करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चंस देखते हैं हिंदी ग्रामर के। तो देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पर शो हो रहा है जो हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मात्रिक समछंद जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं कहलाता है। ऑप्शन दिया हुआ है दोहा, चौपाई, सोठा, रोला। तो देखिए ये जो छंद है ये दो प्रकार का होता है, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद, ठीक है। और जो मात्रिक छंद है इसके भी 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सम मात्रिक छंद जिसके बारे में पूछा गया है, एक होता है अर्ध सम मात्रिक छंद और एक होता है विषम मात्रिक छंद। तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है मात्रिक सम छंद के बारे में। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसके ऑप्शंस देखूँ तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो दोहा और सोठा के बारे में तो आप सभी को पढ़ना ही है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो दोहा और सोठा है ये अर्धसम मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अर्धसम मात्रिक छंद, ठीक है। तो दोहा और सोठा कट गया, अब बचा चौपाई और रोला। तो चौपाई और रोला ये दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? ये दोनों ही सम मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इनमें से जो चौपाई है, कौन सा वाला? चौपाई, इसी में होते हैं 16-16 मात्राएं, मीन्स इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। इसके बाद देखिए ये जो रोला है इसके बारे में भी मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इसमें कितनी मात्राएं होती है। तो याद रखेंगे कि रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और इस क्वेश्चन का आंसर है चौपाई जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ना उद्धव का लेना ना माधव का देना का सही अर्थ है। क्या पूछा गया है? ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, इसका सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है अनजान रहना, बी है उधार देना, सी है ऊपर नीचे होना, डी है झमेले में ना पड़ना। तो जैसा कि इससे स्पष्ट हो रहा है, ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, कहने का मतलब है किसी भी झमेले में ना पड़ना। किस प्रकार इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ये सही आंसर है, झमेले में ना पड़ना। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
वात्सल्य रस और भक्ति रस को मिलाकर काव्य शास्त्र में रसों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। देखिए रसों की जो संख्या है मेनली 9 मानी जाती है। कौन कौन से रस? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। इनके अलावा भी 2 और रस हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। ठीक है, तो अगर हम इन 9 में 2 और जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 11। कितना हो जाता है? 11। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अगर हम वात्सल्य रस और भक्ति रस को भी मिला देते हैं तो रसों की कुल संख्या हो जाती है 11। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सही कथन को चुनिए। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 54 है। ऑप्शन बी व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। ऑप्शन सी स्वरों की संख्या व्यंजनों की संख्या से अधिक है। डी स्वर ध्वनियाँ व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होती हैं। तो देखिए जो वर्णों की संख्या है ना, अगर हम उच्चारण के आधार पर देखते हैं तो उसको 45 लिया जाता है टोटल, और अगर लेखन के आधार पर लेते हैं तो 52 लिया जाता है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, ये बिल्कुल भी गलत है। व्यंजन का उच्चारण जो है वो स्वरों की सहायता से किया जाता है। उसके बाद है स्वरों की संख्या व्यंजनों की संख्या से अधिक है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो स्वरों की जो संख्या है, स्वरों की संख्या जो है वो 10 होता है, और पूरा मिलाकर के अगर हम काउंट करें तो स्वरों की संख्या को 11 लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 11 लिया जाता है। ठीक है, 10 कब होता है? जब री को छोड़ दिया जाता है तो 10 काउंट करते हैं, और अगर हम री को भी ले लेते हैं तो कितना काउंट करते हैं? 11। ठीक है, और जो व्यंजन है अगर हम उसकी संख्या देखते हैं तो व्यंजन की संख्या होती है 35। कितना होता है? 35। और 4 संयुक्त व्यंजन को और काउंट कर लेंगे तो और इसकी संख्या जो है और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो ऑप्शन सी दिया हुआ है ये गलत है, क्योंकि व्यंजनों की संख्या जो है वो स्वरों की संख्या से अधिक होती है। इसके बाद देखिए ऑप्शन डी स्वर ध्वनियाँ व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होती है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो डी दिया हुआ है यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये थोड़ा सा बेसिक से पूछा गया है ना, जो अल्फ़ाबेट वाला जो चैप्टर है उससे, मीन्स वर्णमाला का जो चैप्टर है उससे। तो आप सभी जो उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा शब्द जलज शब्द का समानार्थी नहीं है? ऑप्शन ए है कमल, बी है मछली, सी है मोती, डी है बादल। तो देखिए जलज, जलज में पकड़िए जा, मीन्स जल में जन्म लेने वाला या फिर उत्पन्न होने वाला। तो देखिए कमल भी जल में उत्पन्न होता है, मछली भी जल में रहती है, और जो मोती है वो भी वहीं पर ही उत्पन्न होता है। इसमें से जो ऑप्शन डी दिया हुआ है बादल, ये जल में जन्म लेने वाला नहीं है बल्कि जल देने वाला है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। जलज का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? बादल। बादल को क्या कहते हैं? जलद कहते हैं। दा मतलब होता है देने वाला, ठीक है, और जा से होता है जन्म लेने वाला। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? ऑप्शन ए सन्यासी, बी चिन्ह, सी वर्तमान, डी ब्राह्मण। तो देखिए सन्यासी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, चिन्ह भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ब्राह्मण भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कौन सा वाला गलत है? ऑप्शन सी वर्तमान। वर्तमान जो है ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है? अधता भी दे दिया हुआ है ऐसा छोटा सा। आप सभी अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए आपको छोटा सा वाला जो ता है वो नज़र आएगा, है ना। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कनक का अनेकार्थी नहीं है? ऑप्शन ए खजूर, बी सूर्य, सी गेहूं, डी धतुरा। तो देखिए कनक का जो अपोजिट है अनेकार्थी शब्द, ठीक है, अपोजिट नहीं, अनेकार्थी शब्द जो है धतुरा भी होता है, गेहूं भी होता है और खजूर भी होता है। इसके अलावा पलास भी होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप सभी। लेकिन जो सूर्य है वो नहीं होता है। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन बी ये सही आंसर है, सूर्य। ये कनक का अनेकार्थी अर्थ नहीं है, मीन्स अनेकार्थी शब्द ये नहीं है कनक का। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है इकहरा, बी है आजन्म, सी है परामर्श और डी है खुशबू। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन ए।
तो इसमें शब्द दिया हुआ है इकहरा, तो इसमें जो हरा है ये है प्रत्यय। आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा सुनहरा, सुनहरा मौका, तो ये जो हरा है, ठीक है, हरा करके, तो ये क्या है, ये प्रत्यय है। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, इकहरा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अरण्य रोदन का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन ए, ऐसा कथन जिस पर सब ध्यान दे, बी, व्यर्थ में रोना, सी, ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान ना दे, डी, चोट लगने पर रोना। तो देखिए ये जो अरण्य रोदन करके दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है व्यर्थ में रोना। क्या होता है, व्यर्थ में रोना, ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा शब्द विदेशज है। ऑप्शन ए, औरत, बी, आग, सी, खेत, डी, पगड़ी। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से जो ऑप्शन ए है औरत, ये क्या है, ये विदेशज शब्द है। और आप सभी जो है मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन सा शब्द है। विदेशज जो है तो इसमें भी कौन सा शब्द है, अरबी है, फारसी है, कि कौन सा शब्द है, आप सभी मुझे कमेंट करके उसको बताएंगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे कि ये जो औरत शब्द है वो कौन सा शब्द है, अरबी है, फारसी है, कि क्या है करके, ठीक है, तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले गिना जाने वाला, सबसे पहले गिना जाने वाला, तो ये एक शब्द वाला जो रहता है ना, वही वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन है प्रथम, बी, आरंभ, सी, अग्रज, और डी, अग्रगण्य। तो इससे तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी से ही पता चल रहा है कि जो ऑप्शन डी है, कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी, ये सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से अवयवी भाव समास का उदाहरण चुनिए। ऑप्शन ए, रक्त पुष्प, बी, गंगा जल, सी, सीताराम, डी, निसंदेह। तो देखिए अवयवी भाव समास, तो ये जो अवयवी भाव समास है इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आप सभी को। अवयवी भाव समास में प्रथम पद अवयव होता है और प्रधान होता है। और अवयव मतलब क्या होता है, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन तो दिया हुआ है, तो अगर आप सभी जो है इसमें ऑप्शंस को, अगर जैसा कि मैं आप सभी को इंग्लिश ग्रामर में बताई थी, कैंसिलेशन वाला अगर ट्रिक यूज़ करेंगे तो भी ये बन जाएगा। देखिए रक्त पुष्प, ये जो रक्त पुष्प है, ठीक है, ये तो कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है, ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा, कर्मधारय समास के अंतर्गत। रक्त पुष्प, गंगा जल, गंगा का जल, तत्पुरुष समास। आप सभी जो है अगर अच्छे से इन सब का डेफिनेशन पढ़ लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल देख लेंगे तो इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। सीताराम, सीता और राम, ठीक है, ये द्वंद्व समास है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन डी, निसंदेह, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये सही आंसर है। यही क्या है, अवयवी भाव समास है। देखिए यहाँ पर जो नी करके लिखा हुआ है ना, यही क्या है, यहाँ पर अवयव है। क्या है, अवयव। ये किसी के साथ भी लगेगा, ठीक है, तो उसका अर्थ जो है वैसा ही रहेगा, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन डी है ये सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, विरोधाभास अलंकार। कौन सा अलंकार, विरोधाभास अलंकार। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छा, त्रा, ज्ञा इनमें से किस वर्ग में है। ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, बी दीर्घ व्यंजन, सी स्वर, और डी व्यंजन। तो देखिए ये जो छा है, त्रा है और ज्ञा ये किसके अंतर्गत आते हैं, संयुक्त व्यंजन में काउंट किए जाते हैं। किसके अंतर्गत, संयुक्त व्यंजन में, है ना। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो वर्ण वाला टॉपिक है इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और जैसा कि यहाँ पर जो दिया हुआ है सिर्फ 3 दिया हुआ है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। यहाँ पर कौन कौन सा दिया हुआ है, छा दिया हुआ है, ज्ञा दिया हुआ है और त्रा दिया हुआ है। इसके अलावा एक और होता है स्रा। क्या होता है, स्रा। तो ये चारों को आप सभी याद रखेंगे। तो जो छंद शास्त्र है इसका दूसरा नाम क्या है, पिंगल शास्त्र। और ऐसा नाम क्यों है, जो छंद शास्त्री हैं, है ना, मीन्स छंद के जो प्रणेता है बहुत ही फेमस है ना, उनका नाम है पिंगल ऋषि। ठीक है, क्या नाम है, पिंगल ऋषि। उसके नाम पर ही ये जो छंद शास्त्र है उसका नाम पड़ा है पिंगल शास्त्र। इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ई और ई, स्मॉल ई और जो कैपिटल ई है ये किसके अंतर्गत आते हैं। कंठ, दंत्य, दंतोष्ठ, तालव्य।
तो याद रखेंगे कि जो स्मॉल ई है और कैपिटल ई है, ये दोनों ही जो है वो तालव्य के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? तालव्य। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाणिनि ने या र ल व को संक्षेप में क्या कहा है? यलव कहा है, यरलव कहा है, घन कहा है, यन कहा है। तो जो पाणिनि है जो कि अष्टाध्यायी के लेखक हैं, ठीक है, इन्होंने य र ल व को क्या कहा है? यन कहा है। क्या कहा है? यन। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? किसका श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए शोक, हास्य, रति, विस्मय। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है? रति। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, अब ये जो श्रृंगार रस वाला क्वेश्चन है, इसके बाद मैं वीडियो को अब यहीं पर स्टॉप करती हूँ। तो आप सभी को मैं जितना भी बताई हूँ, अगर इसमें कोई भी डाउट आया होगा तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट करिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में ही आंसर दे दूँगी या फिर अगले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो भी बच्चे देखते हैं वो लाइक ज़रूर किया कीजिएगा, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।